नमस्कार दोस्तों, NTR's अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे वीकली करंट जीके है। 15 जून से लगा के 21 जून तक का अपन जीके देखेंगे। ये इसके में 35 क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने लिए हैं और उनका विश्लेषण सहित हल होगा, वो आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने अब जन आधार कार्ड बनवाने के लिए किस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। आपको बताना है किसकी अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त कर दिया है। तो ये किसकी अनिवार्यता को समाप्त किया है इन्होंने? राशन कार्ड की जो अनिवार्यता पहले हुआ करती थी वो अब समाप्त कर दी गई है। अब राशन कार्ड है वो जन आधार बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बाकी दूसरे दस्तावेज से भी आप जन आधार है वो बनवा सकते हैं। और क्या है? पैन, इसमें आया पैन। तो पैन का फुल फॉर्म है वो आप देख लेना, परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये राज्य जो ये है किस कौन जारी करता है? आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसको जारी किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? वो अशोक गहलोत है। राज्यपाल है यहाँ के कलराज मिश्र और राजधानी जयपुर है। और लोकसभा की सीटें हैं यहाँ 25 और राज्यसभा की 10 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 200। और राजस्थान का हाई कोर्ट है वो कहाँ है? वो भी जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। सेकंड क्वेश्चन, 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान है वो इस योजना में कौन सा जिला रहा? तो वो रहा है दक्षिणी दिनाजपुर। कहाँ पे है ये? ये है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का जिला है दक्षिणी दिनाजपुर। तो ये पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक पे रहा है। और इसके अंदर राजस्थान की क्या पोजीशन है उसको भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 2020। इसके अंदर क्या है? शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र ये योजना सबसे पहले शुरू हुई थी 25 जनवरी 2015 शहरी क्षेत्र वाली। और ग्रामीण क्षेत्र योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2016 में। और इसका लक्ष्य है वो 2022 तक का इसका लक्ष्य है। और इंदिरा आवास योजना पहले चलती थी 1996 में जो शुरू हुई थी। तो इसमें 2020 के आंकड़े ही लिए गए हैं सिर्फ। तो इसके अंदर टॉप जो अपने 10 जिले हैं उनमें से 10 जिले हैं, 10 टॉप 10 में से 6 जिले हैं वो राजस्थान के हैं। इसमें से दक्षिणी दिनाजपुर प्रथम नंबर पे हो गया और दूसरे नंबर पे है डूंगरपुर और तीसरे नंबर पे है नागौर। नागौर है वो इस योजना में तीसरे नंबर पे रहा है ऑल इंडिया में। राजस्थान में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग के सलाहकार पद पर किस पूर्व IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? किस IAS अधिकारी को इस पद पर स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास में सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है GS संधू को। GS संधू ये पूर्व IAS अधिकारी है और इनको नियुक्त किया गया है। और इनको वेतन के रूप में 1 रुपये वेतन के ऊपर नियुक्त किया गया है। और ये इस पद पर रहते हुए 1 रुपये का वेतन लेंगे। और स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री कौन है? वो है राजस्थान सरकार में वो है शांति धारीवाल है, वो इस विभाग के मंत्री है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त कौन है? मुख्य आयुक्त कौन है राजस्थान राज्य सूचना आयोग के? तो वो है कौन है? DB गुप्ता। DB गुप्ता है वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त है। और इसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य ठीक है, राज्य आयोग है ये एक वैधानिक आयोग है और इस पूर्ण स्वायत्त शासी है। और इसका गठन है वो कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 में। इसका मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। और इसके अंदर जो आयुक्त होता है मुख्य आयुक्त का कार्यकाल है वो 65 वर्ष या 5 वर्ष। उसका कार्यकाल 65 वर्ष या 65 वर्ष तक या 5 वर्ष होता है। जिस समय उसका कार्यकाल शुरू होता है उससे या तो 5 वर्ष होगा या उसकी उम्र है वो 65 वर्ष हो जाए।
तो उसमें से जो भी पहले होगा तब उसका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। आगे मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति है, उसके लिए समिति होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके अंदर अभी वर्तमान में 4 सदस्य हैं इसके। तो वो 4 सदस्य कौन है? नारायण बारेट, ये बीबीसी के संवाददाता, पूर्व संवाददाता है इनको, और उस शीतल धनखड़, आरपी बरवड़ और लक्ष्मण सिंह राठौड़, ये इसके 4 सदस्य है। और मुख्य आयुक्त है वो कौन है? डीबी गुप्ता। हाल ही में राज्य वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया। किस ने ये निर्णय लिया है? किस राज्य ने लिया है? आपको बताना है। वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय तो वो लिया है राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने ये निर्णय है वो लिया है। तो इसके बाद राज्य के वैदिक शिक्षा एवं संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है इन्होंने, और इसके माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा के विज्ञान और योग के साथ में जो उनका संबंध जुड़ाव है, इस बारे में ये बोर्ड है वो उसके बारे में स्थापित किया गया है। और जीआई टैग प्रमाणित जर्दालू आम इस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो ये किस्म है वो किस राज्य में पाई जाती है आपको बताना है। तो ये किस्म है वो कौन से राज्य में है? बिहार राज्य के अंदर पाई जाती है जर्दालू आम की। इसके बारे में थोड़ा सा, जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम किस्म है वो भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिले की ये प्रसिद्ध है। और ये अभी सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि इसकी पहली खेप है वो यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। अभी हाल ही में ये निर्यात की गई है जर्दालू आम की किस्म यूनाइटेड किंगडम को। और गौरतलब है कि बिहार इसको 2018 में जर्दालू आम को जीआई टैग है वो मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलु किस भारतीय भाषा समूह का हिस्सा है? कौन सी भाषा समूह का हिस्सा है? वो है तुलु भाषा। तो वो है कौन सी भाषा समूह का हिस्सा है? द्रविड़ भाषा समूह, जो दक्षिण के अंदर जो भाषाएं हैं उनकी द्रविड़ भाषा समूह का ये हिस्सा है। तुलु भाषा ये कहां बोली जाती है भाई? कर्नाटक के 2 जिले दक्षिणी कन्नड़ और उडुपी, इन दोनों के अंदर, और केरला का एक जिला है कासरगोड, इसके अंदर ये भाषा बोली जाती है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, जनगणना रिपोर्ट थी 2011, इसके अनुसार यहाँ पर 18.5 लाख के लगभग यहाँ पर लोग हैं तुलु भाषा बोलने वाली लोग यहाँ रहते हैं। और कर्नाटक और केरला में तुलु भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देने तथा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाएं शामिल हैं उसके अंदर शामिल करने की अनुरोध इन्होंने किया है। भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया है भाई? पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किसको किया है? भारतीय मूल की है मेघा राजगोपालन, इनको सम्मानित किया गया है। और पुलित्जर पुरस्कार तो पत्रकारिता का जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। पत्रकारिता जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है विश्व का पुलित्जर पुरस्कार। और ये अमेरिकी समाचार पत्रों के द्वारा किस किस के क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य और संगीत, ये इन तीनों के अंदर दिया जाता है समाचार पत्रों में। और इनमें उल्लेखनीय रचना के लिए उनको प्रदान किया जाता है। और भारतीय मूल की है पत्रकार है मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन को इस पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया गया। तो इन्होंने क्या करा भाई? इन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से जो चीन है उइगर मुसलमानों को जो वहां पर कैदी बना के रख रहा है, उन तस्वीरों के विश्लेषण के लिए इनको ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। 2021 की रिपोर्ट के सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास में कितने परमाणु हथियार है? तो भारत के पास भाई कितने परमाणु हथियार है? 156 परमाणु हथियार है भारत के पास में। और टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं इनमें परमाणु हथियारों के अंदर? टॉप 3 कंट्रीज है वो कौन सा है? रसिया के पास है 6255, और अमेरिका के पास है 5550, और चाइना के पास है 350
तो ये इस प्रकार से टॉप 3 कंट्रीज है जिनके पास परमाणु हथियार है। सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक ये संस्थान है और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, एक स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये, जो युद्ध एवं संघर्ष, युद्ध सामग्रियों, ठीक है ना, और हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में ये शोध करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ओस्लो, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर है इसका मुख्यालय है। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो वो आयोजन है वो कहाँ किया गया है? ब्रुसेल्स, ठीक है ना, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर इसका आयोजन किया गया। 31वीं नाटो की, ठीक है ना, नाटो क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है ये, और इसके राष्ट्राध्यक्षों का 31वीं जो बैठक हुई है वो कब हुई है? 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स, ठीक है, ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, यहां पर हुई है। और इन किन चीजों पे चर्चा हुई है? आपसी सहयोग, वैश्विक सुरक्षा और चीन, इनके बढ़ते हुए तनाव, चीन के कारण जो तनाव बढ़ रहा है उसके ऊपर, और कोरोना महामारी पर, आर्थिक विकास और आतंकवाद, ठीक है ना, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है। और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसकी स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को, और इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय है। कौन सा देश इस पहला लकड़ी के बने हुए उपग्रह वीजा वुडसैट को लॉन्च करेगा? इस लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो देश है आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड है वो लॉन्च करेगा लकड़ी का उपग्रह। तो कब, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए 2021 के अंत तक दुनिया का पहला, ठीक है, ये लॉन्च करेगी। और यह मिशन लकड़ी की सामग्री को सर्म अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में ऊपर पहुंचाना और वहां पर इसके ऊपर जो प्रभाव होंगे ना उसके बारे में, जो लकड़ी के ऊपर क्या प्रभाव होंगे इसके बारे में ये अध्ययन करेगा। और सैटेलाइट को यहाँ पे, ये पेनिनसुला है, माया पेनिनसुला कॉम्प्लेक्स है, न्यूजीलैंड से इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और इसको कहाँ ये है? ये उपग्रह सूर्य की समकाली कक्षा कब कहाँ होती है? ये 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। जो बाकी ग्रह है वो यहीं पर परिक्रमा करते हैं, तो ये यहाँ पर परिक्रमा करेगा और लकड़ी की इस होने वाले प्रभावों को उसके ऊपर अध्ययन करेगा। न्यूजीलैंड ओशेनिया महाद्वीप के अंदर है, न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की राजधानी है वो क्या है? वेलिंगटन है, और यहाँ की मुद्रा है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। और प्रधानमंत्री जेसिका अर्डन और माउंट कुक, ठीक है, कुक जल संधि है वो किसको? कुक जल संधि इनको अलग करती है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करती है कुक जल संधि। और माउंट कुक है यहाँ का राष्ट्रीय एक उद्यान है, और न्यूजीलैंड के मूल निवासी है उनको कीवीज कहा जाता है, ठीक है, कीवीज इनको कहा जाता है। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने लॉन्च की? ऐसा किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने ऐसा ये कहा है? तो कि रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, ठीक है ना, रिपोर्ट करना है आपको, आगे शेयर नहीं करना है। तो ये कहा है फेसबुक ने, ठीक है। और ये किस संबंध में कहा है इसको भी अपन देखते हैं। तो ये कहा है उन्होंने, सोशल मीडिया की जो दिग्गज कंपनी है फेसबुक, इसने कहा है शुरू में लोगों को, ठीक है ना, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीजें बाल दुर्व्यवहार सामग्री, ठीक है ना, इसको आपको रिपोर्ट करना है, आगे साझा नहीं करना है, ठीक है। तो ये फेसबुक ने ऐसा कहा है। फेसबुक की स्थापना है वो 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ है वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, वो इसके सीईओ है। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया?
तो ये दिवस है वो कब मनाया गया है? ये दिवस मनाया गया 17 जून को। और 2021 में यह बेकार पड़ी हुई भूमि को वो स्वस्थ भूमि में बदलने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। इसकी थीम क्या है कि बेकार पड़ी हुई भूमि को स्वस्थ भूमि में बदलना, ये 2021 की इसकी थीम है। और सत्यम नाडेला किस कंपनी के सीईओ बनाया गया है? सत्यम नाडेला को भाई किसको बनाया गया है, किस कंपनी का सीईओ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इसका उन्हें सीईओ बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ होंगे, और ये माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, एक बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है, और 1975 में इसकी स्थापना करी थी बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी माइक्रोसॉफ्ट की। गंडक, ठीक है, गंडक नदी है एक, ये अत्यधिक बाढ़ के कारण हर वर्ष सरसा में रहती है। ये नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। और इसके बारे में थोड़ा, गंडक अत्यधिक बाढ़ के कारण हर वर्ष फेमस रहती है और गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है वो नेपाल हिमालय से होता है, और ये पटना के पास में सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, और इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी? आपको बताना है कि फ्लाइंग सिख की उपाधि इनको किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने, और लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इनको ये उपाधि किसने दी थी? ये दी थी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने, इनको ये फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। अभी इनका 18 जून को इनका निधन हो गया था, और उनकी आयु थी वो 91 वर्ष थी। इनकी आत्मकथा है वो क्या? रेस, द रेस इज माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। और ये 200 मीटर और 400 मीटर के धावक थे, और ये भारतीय सेना के एक सैनिक थे। और भारत विभाजन की कड़वी यादें हैं वो इनके साथ में जुड़ी हुई है। इनके माता पिता का और कई भाई बहनों का उसके अंदर दंगों में मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रांस ओपन से हटने के बाद में विंबलडन से भी अपना नाम वापस ले लिया है। तो वो ये नाओमी ओसाका है वो कहाँ की खिलाड़ी है आपको बताना है। तो ये जापानी खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका, ठीक है, ये विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी है। इनकी रैंकिंग है वो नंबर 2 पे है, और इन्होंने चिंता और अवसाद के चलते हुए अपना नाम है वो वापस ले लिया है, और इन्होंने उम्मीद जताई है कि वो ओलंपिक खेलों के अंदर हिस्सा लेगी। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है वो कौन सा रहा है आपको बताना है। तो ये 43 नंबर पे भारत रहा है, 43वें स्थान पे। और टॉप 3 कंट्रीज कौन से हैं? ये स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। तो ये टॉप 3 रैंक में है ये कंट्रीज है। और ये जारी कौन करता है? जारी करता है IMD। IMD का इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है। आदि प्रशिक्षण पोर्टल, आदि प्रशिक्षण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, आदि प्रशिक्षण पोर्टल है अभी लॉन्च हुआ है भारत सरकार के द्वारा। तो किसने लॉन्च किया है? तो ये अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। और ये आदिवासी, भारत में आदिवासी मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा। और इन्होंने आदिवासी जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय है, इन्होंने UNDP के साथ मिलकर के इस पोर्टल को तैयार किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। इनका संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से इनका संबंध है। हाल ही में अभी आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, देखा होगा, जिसके अंदर पेय पदार्थ कंपनी कोका कोला होती है। कोका कोला की एक बोतल को उन्होंने मंच के ऊपर, जिस समय वो मंच को साझा कर रहे थे उस समय उन्होंने मंच पर पड़ी हुई बोतल को उठाया और उसको एक तरफ रख दिया, और उसके बाद में उन्होंने पानी की बोतल को उठाया और वो उस सबको दिखाया, ठीक है ना। तो इससे कोका कोला को है 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया उससे,
ठीक है ना, मतलब उसको देखने से अपने को ये पता चलेगा कि आपको कोका कोला है, ऐसे पेय पदार्थों का, इनका कोल्ड ड्रिंक्स का यूज इनका नहीं करना है, और उसके बजाय अपने को क्या, इसका पानी का ही उपयोग करना है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पेय पदार्थों का इनका यूज नहीं करना है, उनका मोटिवेशन ये था, और उससे कंपनी को है वो 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान है वो हो गया। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट किस पर्वतमाला में है? तो कौन सी पर्वतमाला में है ये भाई? तो ये है आपका कौन सी पर्वतमाला में है? हिमालय के अंदर है, लद्दाख क्षेत्र में ये कोल्ड डेजर्ट है। और इसके बारे में एक वैज्ञानिकों ने पूर्व साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ बाढ़ की आवृत्ति है वो बढ़ सकती है, या मतलब बाढ़ आने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना है। और यहाँ पर इससे बचने के लिए क्या करना होगा? शहरी और ग्रामीण नियोजन की आवश्यकता है। यहाँ इनको शहरी और ग्रामीण इनको अच्छी तरह से ये मैनेजमेंट करेंगे तभी ये संभव, इसको रोका जा सकता है। किस राज्य ने भारत रत्न और इनके समान वार्षिक पुरस्कारों की श्रृंखला की एक घोषणा करी है कि हम लोग भी भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तरह पुरस्कार देंगे? तो कौन से राज्य ने यह घोषणा करी है? तो वो राज्य है कौन सा है? आसाम। आसाम ने यह घोषणा करी है कि हम भी भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तरह पुरस्कार देंगे। तो आसाम सरकार ने यह घोषणा करी है, ठीक है ना, वार्षिक पुरस्कारों की। और आसाम के मुख्यमंत्री है वो कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल है वो जगदीश मुखी। और यहाँ राजधानी है वो दिसपुर है, और भाषा यहाँ बोली जाती है असमिया। और ये उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी सीमा है उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के साथ में लगती है, और पश्चिम बंगाल के साथ में भी इसकी सीमा लगती है। यहाँ पर लोकसभा के सदस्य है 14 और राज्यसभा के सदस्य है 6, और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर कितनी है? 126 है। और यहाँ का हाई कोर्ट है वो कहाँ है? वो गुवाहाटी के अंदर है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है वो क्या रही, आपको ये बताना है। तो भारत की रैंक कौन सी रही भाई? वो भारत की रैंक है वो 135वीं रैंक रही। कौन सी है? 135वें नंबर पे भारत रहा इसमें। तो टॉप 3 कौन है उसको देख लेते हैं। आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ठीक है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज है। और इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये संस्थान है वो जारी करता है, और इसका मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और ये इसका 15वां संस्करण था। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो वो शपथ दिलाई गई है वो किसको दिलाई गई है? ये है नफताली बेनेट को। नफताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू है वो इससे पहले प्रधानमंत्री थे इजराइल के। इजराइल के अपन देख लेते हैं बारे में कुछ। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ भाषा बोली जाती है हिब्रू और अरबी भाषा बोली जाती है। यहाँ की संसद है वो नेसेट है। और यहाँ इजरायली नई शकेल मुद्रा है। और इजराइल है वो दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर स्थित है। हाल ही में यह पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा? ये पूरी तरह से डिजिटल हो गया है तो वो कौन सा संगठन है? NHAI। NHAI ये ऐसा संगठन है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है भारत सरकार का। और NHAI ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई है 1988 में। और इसके सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी है वो इसके मंत्री है। और इसके NHAI के अध्यक्ष कौन है? सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू है वो इसके NHAI के अध्यक्ष है। कुछ और प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको भी अपन देख लेते हैं। वन लाइनर के रूप में है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री इब्राहिम रईसी। और किस देश ने 19 जून को वो जूनटीथ
को नया राष्ट्रीय संघीय अवकाश घोषित किया है, तो वो किसने किया है? अमेरिका ने घोषित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, ठीक है ना, इस विधेयक पे हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद में ये अमेरिका में लागू हो गया है। भारतीय मूल के ए मोहम्मद जमाल किस देश के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं? तो वो किस देश में हुए हैं? कनाडा के अंदर है, इनको सुप्रीम कोर्ट में वहां पर जज नियुक्त किया गया है। और गहरे समुद्र, ठीक है, ये किस देश ने लॉन्च किया है भाई? ये एक प्रोग्राम है गहरे समुद्र मिशन, डीप ओशन मिशन है। ये किसने लॉन्च किया है? भारत ने। और यह है भारत सरकार की नीली अर्थव्यवस्था, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं किसको? समुद्र के अंदर जो गतिविधियां और इकोनॉमी की जो किया जाता है ना, उसको बोलता है नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी, उसको कहा जाता है। और ये इसके अंदर बहुत बड़ी पहल है। और ये इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी? इसकी नोडल एजेंसी होगी वो पृथ्वी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, वो इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। आगे प्रश्न है आपका गोवा क्रांति दिवस। गोवा क्रांति दिवस है वो कब मनाया जाता है? 18 जून को। गोवा क्रांति दिवस 18 जून। एक गोवा मुक्ति दिवस है, वो कब होता है? वो होता है 19 दिसंबर को। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां से प्राप्त हुआ? वो बोत्सवाना की खान से प्राप्त हुआ है। बोत्सवाना अफ्रीका में है, तो यहां से यह प्राप्त हुआ है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। और राजस्थान राज्य सलाहकार समिति में किसे सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो वो सलाहकार नियुक्त किया गया है ए.के. गुप्ता को यहां सलाहकार नियुक्त किया गया है। 2030 में शुक्र के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए, उसने एक मिशन लॉन्च किया है इनविजन। ये किसके लिए है? ये आपका वीनस के लिए, शुक्र ग्रह के लिए है। एंटोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2020 को दूसरे कार्यकाल के लिए यूएन महासचिव के रूप में चुने गए हैं, ठीक है ना। तो उनका दूसरा कार्यकाल है, ये शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से। और राजा परबा महोत्सव है, ये कृषि वर्ष के स्वागत के रूप में कहां पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, राजा परबा महोत्सव है वो कहां मनाया जाता है? वो मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। थैंक यू। ये आपने 35 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपने देखे। और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल है वो दिया हुआ है, यहाँ से आप PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे इस लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके अंदर से वहाँ से आप इसकी PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।